जब ब्रांड भरोसेमंद हो तो उसकी गारंटियों पर लोग भी भरोसा करते हैं, और गारंटियों पर भरोसे को आधार माना जाए तो इस वक्त ब्रांड मोदी देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा चमकता दिखाई दे रहा है। देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर भरोसा दिखाया है, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी दुनिया में मोदी की गारंटी के एम्बेसडर बन गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है और उनकी नीतियों को भारत रूस संबंधों की गारंटी बताया है। वो मोदी जी की गारंटी। First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi, His Excellency. यूक्रेन वॉर के बाद जिस वक्त अमेरिका और सहयोगी देश सारी दुनिया को रूस से अलग थलग करना चाहते थे, उस वक्त मोदी देश हित में किसी के दबाव में नहीं आए। रूस से सस्ता तेल खरीदकर देश में महंगाई को बढ़ने से रोका और देश की सुरक्षा के लिए रूस से आने वाले हथियारों की सप्लाई भी नहीं रुकने दी, और यूएन में भी अपने दोस्त रूस की मदद की। भारत पर बड़े देशों का कितना दबाव था, ये बात पुतिन भी जानते हैं, और रूस में खुलकर उन्होंने ये बात बता भी दी। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. We never talked to him about that. I can see that. And to be honest with you, I am amazed at his strict position to defend the national interests of India. We do see that. वैसे राष्ट्रपति पुतिन ही क्यों, सारी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा ही सोचती। पुतिन ने तो बाकायदा ये भी बता दिया किस तरह रूसी तेल की वजह से भारत कमाई भी कर रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव के बावजूद इस डील से पीछे नहीं हटे। We understand that India is mostly getting preferences due to the discounts on the Russian energy resources. And that's the right thing to do, to be honest. I would do the same in their spot. In this situation, they are making good earnings on that. लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। 6 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत आजाद देश है और वो अपने नागरिकों के हित में काम करता है। पश्चिमी देश भारत और रूस के संबंधों में दरार डालने की कोशिश न करें। 4 अक्टूबर 2023 को पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहा और ये भी कहा कि भारत उनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। 13 सितंबर 2023 को पुतिन ने रूस को भारत से सीखने के लिए कहा, क्योंकि भारत देश में कारें बना रहा है, क्योंकि भारत अपने लिए कारें देश में ही बनाता है। इससे पहले 29 जून 2023 को पुतिन मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे थे। पुतिन ने कहा था कि उनके खास दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी की इस योजना का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर साफ नजर आने लगा है। लेकिन अलग अलग मंचों से बार बार पुतिन मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, वो भी समझिए। जो मुश्किल घड़ी थी इस समय पुतिन की, उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनका समर्थन किया, उनको सपोर्ट दी, उनके हौसले बढ़ाए, यही कारण है कि रशिया आज भारत का मुरीद है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ही इस वक्त दुनिया में ऐसे नेता हैं जो अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के साथ संतुलन बनाकर चलने में माहिर हैं। आपस में जाने दुश्मन जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन मोदी को अपना पक्का दोस्त मानते हैं और ये भी जानते हैं कि मोदी किसी भी दबाव में आकर देश से समझौता नहीं करने वाले, और यही बात आज पुतिन ने दोहरा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह भारत और रूस की दोस्ती दोनों मुल्कों की तरक्की की गारंटी है। रूस ने भारत को जो सस्ता तेल बेचा, उससे भारत को सिर्फ इस साल के शुरुआती 9 महीनों में $2.7 बिलियन यानी लगभग 2,251 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसके अलावा भारत को व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है। वहीं भारत में महंगाई को नियंत्रण में रखने में भी रूसी तेल ने काफी मदद की है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद रूस और भारत के
हथियार समझौते जारी रहे, जिससे भारत को सुरक्षा मजबूत रखने में मदद मिली। तो वहीं रूस की बात करें तो भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना, जिससे रूस की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट मिला। जिस वक्त तमाम देशों ने रूस से व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे, उस वक्त भी अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता तेल लेना बंद नहीं किया था। भारत की मदद से रूस दुनिया के दबाव का एक हद तक सामना भी कर पाया, क्योंकि कई बार संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों के खिलाफ भारत ने गैर हाजिर रहकर वोटिंग नहीं की और रूस से अपनी दोस्ती निभाई। अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 ईरान का मॉस्को दौरा भी व्हाइट हाउस को परेशान कर रहा है, क्योंकि अब ईरान रूस से ऐसे महाविनाशक हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है जिसका उसके पास होना मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। वहीं पुतिन पहले अरब देशों, फिर भारत और ईरान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती दिखाकर दुनिया और खुद अपने देश में अपनी धाक मजबूत कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जब मिलते हैं तब अमेरिका की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के प्रतिबंध को झेल रहे हैं, अमेरिका से खुलकर दुश्मनी का ऐलान करते हैं और एक दूसरे की हथियारों से मदद भी करते हैं। यूएई और सऊदी अरब के दौरे से लौटने के सिर्फ एक दिन बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी का मॉस्को में स्वागत किया, जिस वक्त गाजा में आग लगी है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका हमास के सहयोग का आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त ये मुलाकात इसलिए भी अमेरिका की टेंशन बढ़ा गई, क्योंकि अब रूस ईरान को बेहद घातक 5वीं पीढ़ी का सुखोई 35 MKI फाइटर जेट भी देने वाला है, जिसकी सुरक्षा में पुतिन यूएई और सऊदी के दौरे पर पहुंचे थे। इसी के साथ ईरान रूस से अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरे घातक हथियार खरीदने की तैयारी में भी है, लेकिन अमेरिका इस साझेदारी को मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक बता रहा है। Hands on some sophisticated Russian military capabilities, attack helicopters, maybe fixed-wing aircraft, missiles, cruise and or ballistic. Now, I can't sit here and tell you that we've seen actual evidence of the movement of those kinds of defense articles, but there's clearly a growing relationship in the defense realm between these two countries. And as I've also said, it's not only not good for the people of Ukraine, it's really not good for the people of the Middle East. And Iran, which can get its hands on additional military capability, some sophisticated capability, only makes their destabilizing activity all the more worrisome. इससे पहले भी ईरान ने रूस से हथियारों की शॉपिंग लिस्ट के बारे में जानकारी दी थी कि वो रूस से क्या-क्या खरीदने वाला है। ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और Yak-130 पायलट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। खास बात यह है कि पुतिन और रईसी के बीच हुई इस मीटिंग में क्या रणनीतिक फैसले हुए, इसके बारे में ईरान और रूस किसी भी तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। हाँ, दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर के बारे में जरूर चर्चा की। पुतिन ने सीधे इजराइल के खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन की स्थिति पर चर्चा को जरूरी बताया। И должен сказать, что мы не прекращаем работать вплоть до почти Нового года. У нас в самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. इन दोनों नेताओं के बीच उस वक्त गाजा पर बातचीत चल रही थी जब वॉर जोन का एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें इजराइल के सैनिक 100 से ज्यादा संदिग्ध हमास आतंकियों को बगैर कपड़ों के परेड करवाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को हमास की बर्बरता का जवाब भी कहा जा रहा है। वीडियो में संदिग्ध हमास आतंकी घुटनों के बल अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए फौरन बमबारी को रोकने की बात कही है और इसे मानवता से जुड़ा मुद्दा बताया। فرودگاه تهران و از شما میزبانی و پذیرایی کنیم. Естественно, традиционно в области энергетики. फिलहाल पुतिन ने ईरान के साथ भी ट्रेड बढ़ाने की वकालत की है, यानी एक तरफ पुतिन यूएई और सऊदी अरब में भव्य स्वागत करवाकर अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करके भारत को सच्चा दोस्त बता रहे हैं, वहीं ईरान और ओमान के साथ डील करके दिखा रहे हैं कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ा। माना जा रहा है पुतिन ने रूस में हो रहे चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
2023 जल्दी खत्म होने वाला है और नए साल में वायुसेना को तेजस फाइटर जेट का नया अवतार मिलेगा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, जिसमें ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे, बेहतर निगरानी की क्षमता होगी और नए तेजस की मारक क्षमता की पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। देश की रक्षा तैयारियां किस तरह से है, इस पर जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने वाले तेजस का नया अवतार। नए साल में एयरफोर्स को मिलेगा नया तेजस। भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1 अल्फा फरवरी 2024 में मिल जाएगा। नए तेजस के साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष करने जा रहा है, जिससे वायुसेना को जेट सौंपने की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। HAL को कुल मिलाकर 180 जेट्स का ऑर्डर मिला है। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 को 83 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया था। इसके 2 साल बाद 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया है। और घटती फाइटर स्क्वाड्रन की तादाद से परेशान भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 180 फाइटर जेट्स बनाने का मेगा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पहली बार किसी स्वदेशी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। भारतीय वायुसेना फाइटर स्क्वाड्रन्स की कमी से जूझ रही है। HAL जितनी तेजी से तेजस मार्क 1 अल्फा बनाएगा, उतनी तेजी से भारतीय वायुसेना की ये कमी दूर होगी। भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाने का दूसरा फैसला भी तेजस से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसमें सुधार करना और नई तकनीक को शामिल करना कहीं ज्यादा आसान है। तेजस मार्क 1 अल्फा में पुराने तेजस के मुकाबले में 43 सुधार किए गए हैं। किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके फाइटर जेट्स, और 2024 में वायुसेना को मिलने वाला तेजस अब तक का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट होगा। Mark 1 near the contractual delivery schedule commences from February 24, and we are working towards the timeline for the deliveries. Mark 1 near the contractual delivery schedule commences from February 24, and we are working towards the timeline for the deliveries. तेजस की मदद से भारत का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर हो रहा है और पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें उड़ान भरी थी। इसी साल अक्टूबर में HAL ने वायुसेना को तेजस मार्क 1 अल्फा का पहला ट्रेनर सौंप दिया था और अगले साल फरवरी में पहला फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा। तेजस का नया अवतार भारत की रक्षा करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम होगा। तेजस मार्क 1 अल्फा में AISA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, जिसकी वजह से जेट को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है और उसके सिस्टम को जैम करना भी मुश्किल होता है। वहीं दुश्मनों के रडार को जैम करने के लिए इसमें बेहतर क्षमता है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमता को भी सुधारा गया है। तेजस मार्क 1 अल्फा में हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें लगाई गई हैं। इस फाइटर जेट ने स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बहुत आधुनिक है। तेजस मार्क 1 अल्फा की पहली स्क्वाड्रन नई बनाई जाएगी और इसकी तैनाती किसी ऑपरेशनल बेस में की जाएगी। अभी भारतीय वायुसेना के पास तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग बुलेट, जो कि कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरबेस पर तैनात है। भारतीय वायुसेना में अभी फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन की तादाद 42 के बजाय 31 रह गई है। अगले 2 साल में MiG-21 की बची हुई 3 स्क्वाड्रन भी रिटायर हो जाएंगी और तब ये तादाद केवल 28 रह जाएगी। इसके बाद 2029-30 में जगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट्स के रिटायर होने का समय आ जाएगा, जो कि 80 के दशक में खरीदे गए थे। जाहिर है ये कमी बहुत गहरा जाएगी। इसलिए भारतीय वायुसेना इस बहुत बड़ी कमी को दूर करने के लिए बड़ी तादाद में स्वदेशी फाइटर जेट शामिल करने की तैयारी में है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड परियोजना के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। इटली जैसे बड़े देश उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, तो अब चीन ने पुरानी चालबाजी शुरू कर दी है। विस्तारवादी चीन ने पहले पाकिस्तान को BRI के पार्ट CPEC का साझेदार बनाकर कंगाल किया और अब तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान बनेगा चीन का गुलाम। पाकिस्तान को खस्ताहाल करने के बाद चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान को शामिल करने का फैसला किया है। 作为阿富汗传统友好邻邦，中方始终认为阿富汗不应被排除在国际社会之外。同时，我们期待阿富汗方面进一步回应国际社会的期待。 आजकल चीन की सरकार तालिबान को लुभाने में जुट गई है। पहले उसने तालिबान को राजनयिक दर्जा दिया और अब पाकिस्तान की साझेदारी वाले CPEC में तालिबान पर मेहरबानी दिखाकर वही पुरानी चाल चली है। यानी पहले प्रोजेक्ट शुरू करने के बहाने दोस्ती करो और फिर कर्ज लाद कर उस देश पर कब्जा कर लो। विस्तारवादी चीन की इस चालाकी को दुनिया जानती भी है। चीन अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व वाले इलाके में निवेश करना चाहता है। इसके लिए तालिबानी मंत्रियों की चीनी कंपनियों से बात भी हो चुकी है। अपने जाल में तालिबान को फंसाने के लिए चीन ने BRI के लिए आयोजित फोरम में भी बुलाया था। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन की नजर सिर्फ अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर है। यानी प्रोजेक्ट के बहाने चीन को अफगानिस्तान में एंट्री का मौका मिल रहा है। CPEC अफगानिस्तान के थ्रू जाए ताकि अफगानिस्तान से ट्रेड में आसानी होगी। तो अगर चीन अफगानिस्तान को CPEC में शामिल करना चाहता है, अफगानिस्तान चीन के दायरे में आ जाएगा और भारत के लिए सिक्योरिटी जो पेरीमीटर है, एक सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस है, भारत के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये आपको बता दें कि चीन का CPEC प्रोजेक्ट 65 अरब डॉलर का है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के जिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। CPEC चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का प्रमुख प्रोजेक्ट है। भारत लगातार चीन के CPEC प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। फिलहाल चीन के अफगानिस्तान से इस नजदीकी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन और तालिबान के बीच ये दोस्ती दोनों देशों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। कैसे, वो समझिए। एक तरफ तालिबान पूरी दुनिया में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में लगा है, तो दूसरी तरफ चीन इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। चीन का मकसद अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करने का है। साथ ही चीन अफगानिस्तान में निवेश कर वहां के खनिज लिथियम, जिसे सफेद सोना भी कहते हैं, उस पर है। वो अपने महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया देशों तक ले जाना चाहता है। चीन अफगानिस्तान में अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाना चाहता है और CPEC में शामिल होने के बाद में अगर उसको CPEC से कोई कुछ का फ़ायदा चाहिए तो वो जाहिर सी बात है, इसलिए कि वो अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनको निकाल करके वहाँ से चीन में ले जाया जाए और उसके लिए CPEC इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ा सा इफेक्टिव प्रभावशाली जरिया हो सकता है। ये अफगानिस्तान में चीन के आने के बाद दुनिया पर आतंकवाद का खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि चीन के प्रोजेक्ट में अफगान तालिबान मालामाल होगा और आतंकियों के इन साथियों के मजबूत होने से दूसरे देशों पर आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 72 घंटों से 3 राज्यों में करोड़ों रुपए का काला धन मिल रहा है। इस समय तक 220 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और दावा ये है कि ये आंकड़ा 250 करोड़ रुपए तक जा सकता है। और ये पूरा मामला कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार से जुड़ा हुआ है। मोदी के स्ट्राइक से कितना बड़ा कैश लोक एक्सपोज हुआ है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस सांसद के कैश लोक में 220 करोड़ रुपए का खजाना। इन अलमारियों में किसी बैंक से भी ज्यादा रुपए मौजूद हैं। 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में ये नोट मिले हैं और ये पूरा कैश झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार का है।
आईटी विभाग ने उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है। अब तक 220 करोड़ रुपए कैश मिला है और अनुमान है कि यह आंकड़ा 250 करोड़ तक भी जा सकता है। 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है। सांसद की कंपनी में 500, 200 और 100 रुपए के नोटों में कैश मिला है। इस खजाने में इतने नोट मिले जिसे गिनते गिनते काउंटिंग मशीनें तक खराब हो गईं। 3 दिनों के ऑपरेशन में आईटी विभाग को 156 बैग मिले। इस वक्त भी कई राज्यों में छापेमारी जारी है। झारखंड के रांची में सांसद धीरज साहू के घर पर रेड चल रही है। यहाँ चारों तरफ सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे और जांच के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कई बैग लेकर बाहर निकले। सांसद धीरज साहू के करीबी शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी आईटी विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। अब तक मिली खबरों के मुताबिक झारखंड में रांची और लोहरदगा के अलावा उड़ीसा के संबलपुर, राउरकेला, बोलांगीर, तीतलागढ़ और बौद्ध समेत कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। कोलकाता के कुछ ठिकानों पर छापा मारा गया है। उड़ीसा की बौद्ध डिस्टिलरी में आयकर विभाग को सबसे बड़ी सफलता मिली है और उड़ीसा में हुई इस खुलासे को लेकर बीजेपी ने सीबीआई जांच कराने की डिमांड की है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। आयकर विभाग की तरफ से नकदी का सही आंकड़ा पूरी गिनती के बाद ही बताया जाएगा। जिस कंपनी पर छापेमारी हुई उसकी तरफ से करोड़ों के कैश पर कोई बयान नहीं दिया गया। उड़ीसा का बोलांगीर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पर छापेमारी हुई। ये कंपनी पश्चिमी उड़ीसा में शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियों में एक है। बताया जाता है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पिता राय साहब बलदेव साहू ने ये बिजनेस शुरू किया था। फिलहाल इस कंपनी के चेयरमैन उदय शंकर प्रसाद हैं और रितेश साहू मैनेजिंग डायरेक्टर। इस छापेमारी और करोड़ों के कैश पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू का कोई बयान सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन से जुड़े मामले को लेकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। पीएम ने कहा कि जनता से जो पैसा लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। दावा किया गया कि कैश की बरामदगी देश में नया रिकॉर्ड बना सकती है। इससे पहले जीएसटी की छापेमारी के दौरान कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। हालांकि यहां अब तक 220 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। खबरों के मुताबिक झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। नोटों के इतने बैग मिले कि बड़ी गाड़ियों में रखकर पूरा कैश बैंक तक पहुंचाया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई और कारोबारी भी डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। रांची से कामरान और भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तभी एक गाना आया था, दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अमीरों से आह्वान किया है वेड इन इंडिया, यानी देश में अब डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने देवभूमि से एक खास अपील की है, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए क्या कहा पीएम ने। धन्ना सेठों को मोदी का संदेश। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। शादी हो मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो।
उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के धन्ना सेठों से एक ऐसा रोचक सवाल पूछा जो शादी ब्याह से जुड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि ईश्वर की भूमि यानी देवभूमि उत्तराखंड में विवाह करने की बजाय आप शादी के लिए विदेश क्यों जाते हैं? जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पीएम ने इन सभी से देवभूमि में वेड इन इंडिया की मुहिम छेड़ने का भी आह्वान किया। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। देवभूमि में प्राकृतिक सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की झलक के साथ साथ गंगा जैसी पवित्रता है। वहीं यहाँ के गांव-गांव में देशभक्ति की झलक है। यही नहीं, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की अपार संभावनाएं भी हैं। उत्तराखंड दुनिया के लिए बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। दूसरी ओर पर्यटन मंत्रालय भारत को पसंदीदा विवाह स्थल बनाने के लिए मुंबई से अभियान भी शुरू कर चुका है। एक आंकड़ों के मुताबिक व्यापारियों के संगठन कैट ने उम्मीद जताई है कि 23 नवंबर से शुरू हुए शादियों के सीजन में देश भर में लगभग 38 लाख विवाह संपन्न होंगे, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर देश में लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पिछले साल ये कारोबार 32 लाख शादियों से 3.75 लाख करोड़ रुपए हुआ था। कैट ने कहा देश भर में शादियों का सीजन 15 दिसंबर तक चलेगा। एक अनुमान के मुताबिक बैंकेट हॉल, होटल और अन्य व्यवसाय स्थलों पर 5%, इवेंट मैनेजमेंट पर 5%, टेंट सजावट पर 12%, खानपान सेवाओं पर 10% और फूलों की सजावट पर 4% खर्च के जरिए व्यापार का यह आंकड़ा आया है। जबकि पीएम मोदी 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।